आइए विद्यार्थीगण, आज हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले आप इसे अच्छे तरह से देख के जाइएगा तो 5 नंबर आना तय है। तो देखिए, समास ट्रिक के साथ में बताएंगे। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल या संयोग को समास कहते हैं, तथा मेल से बने शब्दों को समासिक शब्द कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य अलग अलग शब्द हैं और इससे मिलकर बना है पाप पुण्य, जो कि एक समासिक शब्द है। फिर विद्या प्लस आलय, विद्या अलग शब्द, आलय अलग शब्द, दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है विद्यालय, जो कि एक समासिक शब्द है। ठीक, अब आगे इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। समास के भेद। समास कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अब आइए एक एक करके सभी समासों के बारे में पढ़ें और विस्तारित अध्ययन करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद एक अव्यय हो। अव्यय का मतलब अ, न, बे, ये सब अव्यय होते हैं। तो पहला पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे देखिए, तो जीवन एक नॉर्मल शब्द था, इसमें आ लग गया जिसके चलते आजीवन, जो कि अर्थ पूरा बदल दिया, तो आ एक अव्यय है और पहला ही पद प्रधान दिख रहा है इसमें। फिर दिन और प्रति लग गया तो प्रतिदिन। फिर प्रति भी एक अव्यय है। डर, डर मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है और नी लग गया एक अव्यय तो निडर हो गया, यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति। बेशक, ये भी बे एक अव्यय है, शक लग गया तो बेशक एक शब्द बन गया, जो कि बेशक एक समासिक शब्द बना और ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले एवं दूसरे पदों का विग्रह करने पर दूसरे पदों का विग्रह करने पर कारक की सभी विभक्ति चिन्ह हो। अब जैसे कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, ये सब होते हैं, लेकिन कारक की सभी विभक्ति चिन्ह हो। ब्रैकेट में आप लिखें कर्ता और संबोधन को छोड़कर, मतलब कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह और संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी कारक के विभक्ति चिन्हों के साथ अलग हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। वहीं इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा। यदि यह सेंटेंस अच्छे तरह से समझ में आ गया तो तत्पुरुष समास क्लियर हो गया। देखिए, पहले एवं दूसरे पदों का विग्रह करने पर कारक की सभी विभक्ति चिन्ह, ब्रैकेट में मतलब कर्ता और संबोधन को छोड़कर और सभी विभक्ति चिन्हों के साथ अलग हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल पे क्लियर कर लीजिए। देखिए, राजकुमार, इसको क्या विग्रह करेंगे? राजा का कुमार, तो का क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। फिर रस भरा, रस से भरा, तो से क्या है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये भी तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये भी क्या होगा? एक तत्पुरुष समास ही होगा। अब आगे चलिए, एक ये भी महत्वपूर्ण भेद है। तो देखिए, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या एक संख्या को दर्शाता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए, तो त्रिभुज, इसको बोल सकते हैं 3 भुजाओं वाला, तो 3 क्या है? एक संख्यावाची है। फिर देखिए, पंचवटी, 5 वटों का समूह, देखिए तो ये भी 5 एक संख्यावाची है। अठन्नी, ये भी 8 एक संख्यावाची है। नवरात्र, 9 एक संख्यावाची है। त्रिलोकी इत्यादि। मतलब द्विगु समास के पहला पद क्या होगा? एक संख्यावाची होगा, द्विगु समास कहलाता है। इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समास आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या होते हैं? देखिए, और ये समास अधिकतर पूछे जाते हैं। द्वंद्व और बहुव्रीहि समास अधिकतम पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा क्या दिया है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता होती है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है कि वैसे समास जिसके दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं।
तो जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा उन्हें अलग करने पर ये मतलब ये दोनों शब्द और या तथा से अलग होते हैं। इस शब्द को अलग कीजिएगा तो और या तथा से ही अलग होंगे, जय होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे पाप पुण्य, और ये भी ध्यान रखिएगा ज्यादातर द्वंद्व समास के शब्दों में बीच में हाइफन का साइन जरूर रहेगा। तो पाप पुण्य, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाप और पुण्य। धर्मोधर्म, देखिए एक ये अलग हो गया, धर्मोधर्म, धर्म और धर्म, अर्थात एक धर्म और दूसरा धर्म, बहुत सारे धर्म। दिन हाइफन रात, इसको हाइफन समझ सकते हैं, तो दिन और रात, इसको अलग किए तो दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। अब देखिए बहुव्रीहि समास, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बहुव्रीहि समास ही है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इन शब्द को विग्रह करने पर एक अर्थ निकलता है और उस अर्थ से कोई अन्य पद प्रधान होते हैं। यहीं देख सकते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होते हैं लेकिन इनके विग्रह से कोई अन्य पद की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए चक्रधर, चक्रधर, इसका विग्रह करने पर क्या हो रहा है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात हमको समझ में आ जा रहा है कि विष्णु भगवान क्या है, चक्र को धारण करते हैं, तो ये अलग एक अर्थ प्रस्तुत किया, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास। फिर देखिए नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, इससे भी क्या होते हैं, एक अलग अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, क्या, शंकर भगवान का कंठ जो नीला है तो शंकर जी। गजानन, गज के समान आनंद वाला, अर्थात मुख वाला, कौन है, गणेश जी। तो ये बहुव्रीहि समास वैसा समास होता है जिस समास का विग्रह करने पर न पहला पद की प्रधानता स्पष्ट हो न दूसरा पद की, उनसे कोई अलग अर्थ निकले और अलग अर्थ निकले और उसकी प्रधानता हो, तो वैसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, कर्मधारय समास, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण ही समास है, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। देखिए कर्मधारय समास, जिस समास का बाद का पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद विशेष्य विशेषण हो, अर्थात पहला पद यदि विशेषण हो गए तो दूसरा पद विशेष्य हो गए, और पहला पद विशेष्य तो दूसरा पद विशेषण, तो दोनों पद विशेषण विशेष्य हो अथवा उपमा उपमेय हो, उपमा उपमेय हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से कंफर्म कर लीजिए, चंद्रमुख, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, चंद्र के समान मुख वाला, यानी जिसका मुख चांद के समान हो उसे चंद्रमुख कह सकते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन वाला, अर्थात जिनका नयन कमल के समान हो उसे कमल नयन कहते हैं। नरसिंह, अर्थात नरों में सिंह के समान, अर्थात बहुत शक्तिशाली लोग। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अर्थात जो पुरुष में सबसे अच्छे हो उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि कर्म समास बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग बार बार करके देख सकते हैं और अच्छी तरह कंफर्म कर लीजिएगा ताकि 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद।